क्या हो जब एक बादशाह को पता चले कि उसकी पूरी सल्तनत एक धोखा है और उसकी अपनी बेगम भी उसकी नहीं रही। कहानी की अगली कैबिनेट मीटिंग में पुई ने नए मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट पेपर्स पर साइन करने से साफ मना कर दिया। उसने कहा कि जब वो जापान से लौटेगा तो वो अपने देश और जापान की दोस्ती पर कुछ जरूरी बात करे। पुई ने समझाया ये दोस्ती आपसी सम्मान पर टिकी होनी चाहिए और सम्मान का मतलब होता है बराबरी और आजाद। उसने कहा कि जब दोनों देशों के बादशाह अपने झंडों को सलाम करते हैं तो उन्हें मानना होगा कि मंचूको अब एक बड़ा देश बन चुका है। उसने साफ कहा कि मंचूको कोई कॉलोनी नहीं बल्कि एक आजाद मुल्क है। पर जापानियों के लिए ये बातें किसी मजाक से कम नहीं। वो पुई की बात खत्म होने का इंतजार भी नहीं करते और एक एक करके बेइज्जती से उठकर जाने लगते। खाली कुर्सियों को साल की उम्र में गद्दी पर बैठने के बावजूद असली पावर कभी उसके हाथ में थी ही नहीं और अब उसे एहसास होता है कि वो बस एक पिंजरे से निकलकर दूसरे पिंजरे में आ गया है। पर एक और शॉकिंग खबर उसका इंतजार कर रही थी। उसे पता चलता है कि उसकी दीदी वान रोंग प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बच्चा उसका नहीं था। ये जानने के बावजूद पुई ने इस बच्चे को अपनाने का फैसला किया क्योंकि उसे दिया और पुई को जापान भागने पर मजबूर होना पड़ा। जब वो अपना सामान पैक कर रहा था तब उसकी आखिरी मुलाकात वान रोंग से हुई। मेंटल हॉस्पिटल में टॉर्चर सहने की वजह से और ड्रग्स की लत ने उसे पूरी तरह से एक पागल इंसान में बदल दिया। वो हर जापानी को देखकर उस पर थूक रही थी। अपनी बेगम की ये हालत देखकर पुई का दिल टूट गया, लेकिन उसके पास वान रोंग को वहां से ले जाने की किया। उसे लगा कि रशियन उसे मार दे, लेकिन उन्होंने उसे मारने के बजाय 5 साल तक अपनी कैद में रखा और साल 1940 में उसे चीन भेज दिया। वहाँ उसके पुराने मंत्री उसे देखते ही हमेशा की तरह घुटनों पर बैठकर सलाम करने